भारत की राजनीति का कौन है किंग और क्या कुछ होंगे आने वाली राजनीति के समीकरण। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो भारत की राजनीति है वो इस वक्त उठापटक के दौर से चलती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का गठबंधन जो है वो लगातार बड़ी मजबूती के साथ आगामी चुनाव के लिए तैयारियां कर रहा है और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं भारत देश की आवाम को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहा है और यह बयान दे रहा है कि अब की बार 400 पार। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं विपक्षी राजनीति की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाया गया और उसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की जो हालत है, उस हालत से यह साफ तौर पर पता चलता है कि यह गठबंधन कभी भी टूट सकता है और टूटने को ज्यादा कुछ इसमें बचा भी नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे दल हैं जो इस इंडिया अलायंस से बाहर निकल चुके हैं या लगातार इंडिया अलायंस से बाहर जाने की धमकियां कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के इतर अगर हम देखते हैं तो एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का जन्मदिन था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक बयान दिया कि हम ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, और इसके बाद से उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े प्रोफेसर लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी को जिताने के लिए अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी से बातचीत की गई? बिल्कुल नहीं। इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी से कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन ये तमाम राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी खुद से ही इस अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन क्या कुछ होता अगर बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के अवसर पर यह अनाउंस करती कि हम इंडिया अलायंस में जा रहे हैं? वहीं से बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां हैं और जिसने इस अलायंस को बनाने का काम किया नीतीश कुमार, वो खुद इस अलायंस में कब तक हैं ये कहा नहीं जा सकता। खबरें ये भी आ रही हैं कि आज शाम 4 बजे तक वो नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। इस तरीके की भी खबरें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आती हुई दिखाई दे रही है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और उनको पलटू राम के नाम से संबोधित किया जा रहा है। जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड रहा, उसने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आज उसी के बदौलत या कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो रणनीतियां रही, उनके जो फैसले रहे, उनका जो अनुभव रहा इतने सालों का, उस अनुभव के आधार पर जो तमाम फैसले लिए और उसकी वजह से आज बहुजन समाज पार्टी विपक्ष की राजनीति के साथ साथ ही भारत देश की समूची राजनीति का एक किंग बनकर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से देखा जाए अब पूरी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस तरीके से तमाम जो राजनीति गरमाई हुई है और तमाम जो लगातार लोग बयानबाजी कर रहे थे, बसपा को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, अब वो भी किसी ना किसी बिल में जाकर घुस गए हैं, क्योंकि उनकी जुबान जो है वो ना तो अरविंद केजरीवाल पर खुल के सामने आती है, ना ही ममता बनर्जी पर निकलकर सामने आती है और ना ही नीतीश कुमार के खिलाफ खुलती है। उनकी जो जुबान है वो सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ खुलती है, क्योंकि ये जातिवादी और मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के बयानात देते हुए नजर आते हैं, लेकिन समाज को ये दिखाते हैं कि ये उनके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन जब आप उनको गौर से सुनेंगे, उनकी तमाम चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। बहरहाल हम उधर नहीं जाते, हम आते हैं इधर कि बसपा सुप्रीमो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने किंग मेकर की भूमिका में खड़ा कर दिया है, और बहुजन समाज पार्टी आज वो पार्टी बन गई है जो किसी भी पाले में जाकर पूरे समूचे भारत की राजनीति को पलटकर रख सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पर लगातार तमाम धर्मगुरु जो है दबाव बना रहे हैं कि वो बसपा सुप्रीमो को इंडिया अलायंस में लेकर आए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद अब इसके बाद एक तीसरा मोर्चा बनेगा और उस मोर्चे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी और बात किया जाए आरएलडी भी हो सकती है। इस तरीके की तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को जोड़कर एक तीसरे मोर्चे को भी बनाया जा सकता है। लेकिन
अगर भारत देश की राजनीति को पलटना है, सत्ता में परिवर्तन देखना है, तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम समाज का जो समीकरण है, इस समीकरण को साधना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा यह उदाहरण भी है कि जिस तरीके से आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा, जब बसपा ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, तो वो क्षेत्र जहां पर दलित और मुस्लिम समाज की बाहुल्यता थी, जहां पर उनका वोट परसेंटेज 50 से ज्यादा था, उन क्षेत्रों में बसपा ने 10 सीटों पर 2019 के में भी चुनाव में भी जीत हासिल की। तो इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि अगर दलित और मुस्लिम का समीकरण बहुत अच्छा बन गया, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दी जा सकती है। लेकिन क्या यह बात बहुजन समाज के तमाम लोग समझ रहे हैं, या फिर जो बीजेपी चाहती है कि बसपा किसी भी अलायंस में ना जाए, तो इसीलिए बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का नैरेटिव, तमाम तरीके की चीजें जो है वो सेट की जा रही हैं। और लगातार कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि बसपा एक मजबूत पार्टी बनकर निकलकर सामने आए, क्योंकि वो भी जानती है कि बसपा सुप्रीमो अगर भारत देश की प्रधानमंत्री बन गई तो उनको हटा पाना मुश्किल होगा और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर चाहते हैं कि बसपा के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाए, बसपा के खिलाफ फर्जी खबरें चलाई जाएं और उससे बहुजन समाज का जो वोट है उसे डाइवर्ट कर कर अपनी तरफ लाया जा सके। लेकिन क्या ये दलित और मुस्लिम के समीकरण का जो बड़ा समीकरण बसपा सुप्रीमो जिसे साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, उस समीकरण के तहत अगर तमाम समीकरण सही तरीके से 2019 की तरह बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी जो है वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनकर निकलेगी। वहीं पर अगर बिहार की समूची राजनीति को देखें तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पलट गए हैं और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का आपने देखा उन्होंने दिल्ली और पंजाब में इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मना कर दिया है। तो कांग्रेस के सामने, समूचे विपक्ष के सामने एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी सामने रह जाती है, जो जिस पर वो उम्मीद कर सकते हैं, जो उन्हें वो जिता सकती है, वो जिताऊ समीकरण दे सकती है। लेकिन क्या ये राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अभी तक तमाम जो षड्यंत्र करती आई हैं उस षड्यंत्र को जारी रखेंगी, या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि बसपा सुप्रीमो ने यह कह दिया हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन यह बात उन्होंने पंजाब में भी कही थी और वहां पर उनका गठबंधन फिर से हो गया है अकाली दल के साथ। तो राजनीति में ये गठबंधन और बयानबाजी चलती रहती है और कहा यह भी जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो जो गठबंधन बनाएंगी वो शायद जो है आचार संहिता जब लागू हो जाएगी उसके बाद, जो है आचार संहिता जब लागू होगा उसके बाद हो सकता है एक बड़े गठबंधन का अनाउंस जो है बसपा सुप्रीमो की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे भारत में अगर दलित और मुस्लिम समीकरण बनता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक रोकने में मदद हासिल हो सकती है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए लगातार जो है राजनीति में कभी इस पाले में कभी उस पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो जब कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लेती हैं ताकि आने वाले समय में उसका कोई गलत प्रभाव ऐसा ना पड़े जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सके। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने जो फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो उनका सोचा समझा फैसला था और आज उस फैसले की पूरे देश के अंदर तारीफें हो रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बसपा सुप्रीमो को पता है, क्योंकि जो मौजूदा राजनीति है बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और इस दौर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही हैं और वो नहीं चाहती हैं कि हम कोई ऐसी चीज कहें या ऐसी कोई चीज हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट मिल जाए और वो आने वाले 2024 के चुनाव में जीत का समीकरण बना ले। और इसी के लिए बसपा सुप्रीमो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और आने वाले समय में क्या कुछ उनकी राजनीति रहेगी और वो भी हम देखेंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो उनका कैडर जो है वो लगातार चल रहा है, हर एक जगह पे कैडर चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है, अपना बूथ मजबूत करो अभियान चल रहा है और छोटी छोटी गोष्ठियां कर कर अपने कैडर देके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की बड़ी जोरों शोरों से जो है
तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बसपा ने अपने पत्ते अभी छुपा कर रख रखे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाए बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं लगातार जो है दलित और मुस्लिम समाज का जो समीकरण है उसे बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कोई बड़ा जो है इस तरीके का समीकरण अगर उभर कर सामने आता है या बसपा ये बनाने में कामयाब हो जाती है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, और उन लोगों के लिए दो शब्द जरूर कहिएगा जो लोग अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के खिलाफ इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को जिताना चाहती है। क्या लोकतंत्र के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती? आज उन्हीं की उन तमाम जो रणनीतियां हैं, उनके फैसलों की तारीफ भी होती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए